नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। कोरोना की जंग में जीत का सफर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के संकट से उबारने और सबको सुरक्षित रखने में टीकाकरण अभियान तेजी से रोज नए रिकॉर्ड भी बना रहा है, लेकिन संकट अभी टला नहीं। आज हम डॉक्टर स्पीक में बात करेंगे कि त्योहार के बाद बढ़े प्रदूषण और उससे होने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। साथ ही जीका वायरस और डेंगू की चुनौतियां जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या जीका वायरस और डेंगू के चलते एक बार फिर अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, और जीका और डेंगू से कैसे कर सकते हैं बचाव, क्या रखें सावधानियां, किन बातों को रखें ध्यान, इस पर अपने डॉक्टर विशेषज्ञ से बात करेंगे। और आप हमारे कार्यक्रम में कोरोना या डेंगू या जीका से जुड़े किसी भी समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-233-87031। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 108 करोड़ 47 लाख से अधिक टीकों की जो खुराक है वो दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 23,84,000 से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी गई है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,451 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,204 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.24% हो गया है। सक्रिय मामलों की जो कुल संख्या है वो घटकर 1,42,826 रह गई है, जो कि 262 दिनों में सबसे कम है। और वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 10 और लोगों में जीका वायरस के संक्रमण की पहचान के साथ ही संक्रमितों की जो संख्या बढ़कर 79 हो गई है। राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक एकीकृत नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। इस नियंत्रण केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लोगों को जांच के साथ अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने की सलाह दी जा रही है। कानपुर के जिलाधिकारी विशाल ने बताया कि यह दल इस वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ इसके फैलाव और लक्षणों के बारे में भी बता रहा है। और अमेरिका में आज से विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति मिल गई है। अमेरिका की नई यात्रा नीति के तहत पूरी तरह से टीका लगवा चुके यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रा से 72 घंटे पहले जिनका कोविड टेस्ट निगेटिव आया है उन्हें देश में प्रवेश की इजाजत होगी। बता दें कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका में मार्च 2020 में जमीन और हवाई मार्ग से गैर आवश्यक यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं जापान में कोविड-19 के मामलों में तेजी से आई गिरावट के बाद आज से पाबंदियों में ढील दी जाएगी। जापान सरकार के अनुसार सभी विदेशी पर्यटकों को यात्रा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव सीएजी किहारा ने कहा कि जापान सीमा के नियंत्रण और निगरानी की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद इस साल के अंत तक विदेशी पर्यटकों को भी आने की अनुमति देने पर विचार होगा। वो नहीं है, वो है। तो चलिए डॉक्टर स्पीक में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने डॉक्टर विशेषज्ञ का। सबसे पहले आप लोगों से परिचय करा दें। हमारे डॉक्टर अनिल गुरटू जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर एस एम रहेजा जी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं और फार्मर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट भी जीबी पंत हॉस्पिटल से जुड़े। इसके साथ साथ जो तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर राजीव सूद जी हैं, फाउंडर डीन आरएमएल हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जुड़े। आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और सबसे पहले मैं शुरुआत डॉक्टर अनिल जी आपसे ही करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जीका के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम कानपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, उत्तर प्रदेश का एक और जिला प्रयागराज, वहां पर भी कई मामले सामने निकल के आए हैं, क्या कारण देखते हैं कि आपको लगता है कि पानी का जो रखरखाव है या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है, उसके चलते लगातार कुछ शहरों में मामले बढ़ते चले जा रहे हैं? जीका जो फैलाता है मच्छर जी, वो वही मच्छर है जो डेंगू फैलाता है जी, और ये एडीज नामक मच्छर है। अब जो ये एडीज मच्छर है, इसकी एक खास विशेषता जो ये है वो है कि ये साफ बिना बहते पानी में, घर के अंदर रखे या आसपास जमा हुए पानी में जो कि साफ है,
और बह नहीं रहा हो, ठीक है उसमें पनपता है। जी। तो अगर डेंगू या जिका या चिकनगुनिया ये एक ही मच्छर फैलाता है, ये फैल रहे हैं, तो इसका मतलब घर के अंदर या घर के आसपास कहीं ना कहीं साफ पानी छोटे छोटे इलाकों में इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा ठीक है। हो चुका है और हुआ हुआ है, वहां ये मच्छर पनप रहा है। तो ये जागरूकता घर से शुरू होती है और घर के आसपास में समाज से जुड़ जाती है, यानी कम्युनिटीज को एक साथ होके घर के आसपास और हमें घर के अंदर और फिर घर से बाहर जाके समाज से जुड़कर एक अभियान चलाना पड़ेगा। हर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के संदर्भ में ये गतिविधि करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरे, इसको संदर्भ में डालें तो डेंगू तो बड़ों के लिए खतरनाक नहीं है, बच्चों के लिए खतरनाक है। और जीका बड़ों के लिए भी आमतौर पे खतरनाक नहीं है, जानलेवा नहीं है, सिवाय इसके कि जो गर्भवती प्रेग्नेंट जो माताएं हैं जिनके पेट में बच्चा है और उनको अगर पहले 3 महीने में ये जीका होता है तो थोड़ी संभावना है, ज्यादा नहीं, थोड़ी, करीब 6% कि जो बच्चा पैदा होएगा उसका सिर थोड़ा छोटा हो सकता है। तो संदर्भ में ढालें तो इतनी घबराने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन जागरूकता उत्पन्न बनाने वाली परिस्थिति या स्थिति है। हाँ जी। अनिल जी, आपने उम्र की बात की है, तो उम्र से जुड़ा एक सवाल फेसबुक के माध्यम से आ रहा है। रत्नेश जी है, वो यही सवाल पूछना चाहते हैं कि कानपुर से ही पूछ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि किस उम्र में जीका सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? अनिल जी। जीका किसी भी उम्र में खतरनाक या जानलेवा बीमारी नहीं पैदा करता है, पहली बात। डेंगू फिर भी मार देता है कुछ लोगों को, बहुत कम को, लेकिन जीका किसी को मारता नहीं है, ये जानलेवा नहीं है। ठीक है। जीका सिर्फ प्रभावित करता है, जो खतरा है वो गर्भवती प्रेग्नेंट बच्चा जिनके पेट में है और पहले 3 महीने में अगर जीका हो जाए तो थोड़ी संभावना बढ़ जाती है 6% की जो बच्चा होएगा उसका सिर थोड़ा छोटा होएगा। तो उसको अगर होता है किसी को पहले 3 या पहले 6 महीनों में प्रेगनेंसी के, तो उस तुरंत जीका वायरस ठीक होने के बाद उसको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। वो कुछ टेस्ट के जरिए उन पर एक निगरानी रखते हैं कि बच्चे का सिर अगर छोटा तो नहीं हो रहा, तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। संदर्भ में ढालें तो कोई जानलेवा स्थिति या परिस्थितियां नहीं है, लेकिन मच्छर वही है जो डेंगू भी फैलाता है, इसलिए मच्छर पर हमें ध्यान देना है और लार्वा पे ध्यान देना है। डॉक्टर एस एम रहेजा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे हम डेंगू की बात करें या फिर हम जीका की अब बात कर रहे हैं, मच्छर जनित बीमारियां हैं। ऐसे में आपको लगता है कि पानी के रखरखाव के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो पानी का जो प्रबंधन है, रखरखाव है, वो साफ सुथरे तरीके से करें और समय रहते प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है? एस एम रहेजा जी। मच्छर, हाँ जी, हर साल मच्छर जनित रोग अधिक होते हैं और इस बार भी मच्छर जनित रोग जैसे कि डेंगू है, जीका वायरस की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं यूपी के कुछ जगह पे देखी गई हैं, ये जो मच्छर है एडीज मॉस्किटो, ये साफ रुके हुए पानी में पैदा होते हैं और अक्सर ये मच्छर बरसात होने के बाद मॉनसून या पोस्ट मॉनसून सीजन में या सीजन बदल रहा होता है तो अधिक होते हैं, क्योंकि ये मच्छर का जो पनपने का टेम्परेचर है आइडियल बेस्ट है 25 से 30 डिग्री, जो कि आजकल टेम्परेचर है, एम्बियंट है एडीज मॉस्किटो का। और वैसे ये 16 से 40 डिग्री के बीच में ब्रीडिंग होता है और एक मच्छर एक महीने में 1000 अंडे देता है। अच्छा। जिससे कि हजारों मच्छर पैदा होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा, ये जो एडीज मॉस्किटो है इसकी क्वालिटी है, या तो ये घर के अंदर रहेगा हमारे या घर के आसपास रहेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो फ्लाइंग रेंज है मच्छर का वो 400 मीटर है, अप टू 400 मीटर्स। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर साफ रुका हुआ पानी है हमारे घर के अंदर, पानी की टैंकियों में, कूलर में, बाल्टियों में, एसी की जो ट्रेज होती हैं, फ्रिज के नीचे की ट्रे है, गमले, टूटे फूटे पॉट्स और जो हम कबाड़ फेंक देते हैं, टायर्स वगैरह, ये सब, इनमें ये मच्छर पैदा होते हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में मच्छर जनित रोग अधिक हैं इस मौसम में और हमें आवश्यक है कि हम हफ्ते में एक बार 10 मिनट निकाल कर ये इंश्योर करें कि हमारे घर के अंदर यदि कहीं भी पानी रुका हुआ है तो हम उसको हटा दें या
उसको बर्तन को रगड़ के साफ करें और ड्राई करें। और जहाँ पे हम उसको पानी को हटा नहीं सकते हैं, वहां पे उसको अंदर तेल डाल सकते हैं। उसमें आप पेट्रोल डाल सकते हैं, डीजल डाल सकते हैं, जो भी ऑयल है। उससे होगा क्या कि ये मच्छर पैदा नहीं हो पाएंगे। ठीक तो है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मच्छरों के बचने से भी कटें, क्योंकि ये जो एडीज मॉस्किटो है सुबह शाम अधिक काटते हैं। 2 घंटे सूर्य उदय के बाद और सूर्य ढलने से 2 घंटे पहले ये ज्यादा बाहर एनवायरनमेंट में रहते हैं। उस समय हम लोग सैर करते हैं, बच्चे भी बाहर खेलने जाते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सभी व्यक्ति पूरी बाजू के कपड़े पहने और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं, बच्चों को भी, जी। क्योंकि ये इनका मीटिंग टाइम होता है। तो आपने देखा होगा सुबह शाम मच्छर अधिक होते हैं पार्कों में आजकल। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और ये मच्छर ज्यादातर काटता है हमारे पैर के नीचे वाले हिस्से में। जो अगर हम शॉर्ट्स डालेंगे, हाफ पैंट्स डालेंगे, हाफ स्लीव्स की शर्ट्स डालेंगे, तो जितना भी एक्सपोज पार्ट्स है उसमें मच्छर काटने का अधिक चांस है। या ईयर की बैक में काटते हैं ये, क्योंकि हमारा स्किन सॉफ्ट होता है ईयर का, आपने देखा है। तो इसीलिए, और यहाँ पे से मैक्सिमम ब्लड मॉस्किटो ले सकता है। तो मॉस्किटो को सारी चीजें मालूम है। ये बहुत ही स्मार्ट मच्छर है और इसको अंडे देने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत है, फीमेल एडिस मॉस्किटो को। बिल्कुल। तो हमें आवश्यक है कि घर के आसपास हम साफ घर सफाई के रखें अंदर और खास तौर से जो सफाई पानी का रखें। प्रबंधन है वो बेहतर तरीके से रखें। डॉक्टर राजीव सूद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन एक फोन कॉलर हैं, बिहार से हैं, चांद झुनझुन वाला। मैं पहले उनसे कह रहा हूं, चांद जी आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारे जो डॉक्टर विशेषज्ञ हैं उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं चांद झुनझुन वाला बोल रहा हूँ सर, जी भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज बोलिए। मुझे ये पूछना है कि अभी कोविड-19 के कारण ऐसे ही लोग परेशानी में हैं और कई प्रकार की समस्याओं में है। जी। तो ये जीका वायरस से अगर कोई बीमारी होती है तो वो क्या इफेक्ट ज्यादा करेगी, कि या इससे टीका का कोई रोकथाम से कोई उपाय हो सकता है? और दूसरा कि अभी ठंड के मौसम में सर्दी खांसी भी काफी हो रही है, बिल्कुल, तो उसमें भी क्या ये जीका वायरस कोई कारण बन रहा है क्या? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर राजीव सूद जी। देखिए, ऐसा है कि इन्फेक्शंस जो होते हैं, जिनको संक्रमण के रोग बोलते हैं, वो बहुत सारे हैं। और उसमें आजकल जो है हम लोग ग्रसित हैं, पिछले संक्रमित हो रहा है हमारी पॉपुलेशन पिछले 1.5 साल से 2 साल से कोविड से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के इन्फेक्शन नहीं हो सकते। इस टाइम आपने सुना होगा कि डेंगू, जीगा ये सब बढ़ रहे हैं। और जैसा अभी आपको बताया कि ये एडिस वही मच्छर है जो कि हमारे देश में डेंगू और चिकनगुनिया और करता है, साथ में जीका वायरस भी इससे आ रहा है, और येलो फीवर भी करता है ये अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। और इसका जो ट्रांसमिशन है, आप ये कह रहे हैं कि ये जैसे छूत की बीमारी तो है, पर ये इतनी नहीं है जितनी कोविड है। कोविड का ट्रांसमिशन जो है वो रेस्पिरेटरी ओरो रेस्पिरेटरी रूट से होता है, इसीलिए हम मास्क और इन सब के एहतियात बरतते हैं। पर जीका वायरस जो है वो जो ट्रांसमिट होता है वो मच्छर से होता है मेनली, और सीमेन, बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन और बलगम, इन सब में पाया गया है। पर ये इसका मेन रूट नहीं है। हाँ, माँ से बच्चों में भी जाता है जीका वायरस, और उसमें बच्चों में डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उनका सिर छोटा हो जाता है, जिसको माइक्रोसिफेली होती है, गोल्डन बैरी सिंड्रोम कर सकता है, ये कई तरह की बीमारियां कर सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये अलग वायरस है और कोविड अलग वायरस है, और एक वायरस के होने से दूसरा वायरस बढ़ जाएगा, ऐसी कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं है। पर हाँ, प्रिकॉशंस जो हैं, अगर आप इसकी पूरी तरह से करते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, तो उसके साथ में मच्छर जो वेक्टर है इसका, उसको कंट्रोल करना, मच्छरों को कंट्रोल करना, जो कि मानसून और पोस्ट मानसून में ज्यादा बढ़ जाते हैं। बॉडी पे कपड़े ऐसे पहनना जिससे हमारे हाथ पैर टांगे ढकी रहें, और दूसरे ये कि हमको रिपेलेंट्स यूज करने पड़ते हैं, क्रीम्स यूज करनी पड़ती हैं, रात को हम मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं। तो ये जीका वायरस से बचने का, ये कोविड से बचने का नहीं है। कोविड से है आपका सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और आपका मास्क पहनना, और ये सारी की सारी चीजें जो है ये कोविड की हैं। दोनों ही इन्फेक्शन है, दोनों का रूट ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग है, और इसकी प्रिकॉशंस भी अलग अलग हैं। आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी कुछ एरियाज में। जैसे आपको मालूम है कि जीका का केस जो है केरला में मिला,
और जब एक केस मिला वैसे ही सिम्टम्स वाले केस ढूंढे गए तो उनमें पाया गया कि कई केसेस में ऑलरेडी जीका हो चुका था। अब कानपुर के अंदर जैसा है कि अभी आपको आए, ये पुरुषों में ज्यादा पाया गया है। जैसे 66 केस जब आए थे तो देखा कि 2:1 की रेशो में ये पुरुषों और स्त्रियों में ये पाया गया। तो इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि डेंगू अलग बीमारी है, जीका अलग बीमारी है, और आपका जो कोविड है वो बिल्कुल अलग बीमारी है, और इसके सावधानियां भी अलग अलग हैं। तो सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसके साथ साथ पानी का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर अनिल जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है फेसबुक के माध्यम से। सुनील कुमार हैं, वो पूछते हैं बुखार, जुकाम, सरदर्द, जीका और कोरोना दोनों के लक्षण लगभग एक ही तरह हैं, कैसे पहचाने और कैसे बचाव करें? जैसे कि आमतौर पे तो ये तीनों बीमारियां बहुत ही माइल्ड होती हैं, 80 से 90% हल्की बीमारियां होती हैं। कोविड भी, जीका भी, डेंगू भी हल्की होती हैं। तो उसमें पहचान करना बहुत मुश्किल है। एक वो बिल्कुल वैसे ही जैसे जुकाम, सिर दर्द, बुखार, तेज बुखार, हल्का नाक में बहना या बंद होना, गले में दर्द, बदन में दर्द, यही होएगा, अपने आप ठीक हो जाता है, कोई खतरा नहीं है ज्यादातर। जब ये एक खतरे की तरफ बढ़ती है ये बीमारियां, तब कुछ कुछ फर्क महसूस या दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे कि डेंगू की जो बीमारी है, जब वो थोड़ा जोखिम में डालने के वक्त की दिशा में जाती है हमारे शरीर में, तो पहली चीज जो होती है कि जब आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, उससे खड़े होते हैं तो चक्कर चक्कर से आने लगते हैं, क्योंकि डेंगू में जो खून के अंदर बहता खून है, नसों के अंदर बहता खून है, उसका पानी बाहर आता है, तो एकदम से ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। तो उससे जो सब में पहली चीज आपको आएगी वो है कि चक्कर आना, खासकर जब एकदम से बैठ के या लेट के खड़े हुए जी, तो एकदम चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि पानी कम हो गया खून के अंदर डेंगू में। ठीक है। दूसरा, जब और गंभीर हो जाए ये, तो कहीं कहीं से खून निकल सकता है, जैसे नाक से, या मंजन ब्रश करते हुए, मंजन करते हुए, दांत साफ करते हुए थोड़ा खून, या लाल रंग के चित्ते से पड़ जाए, चकत्ते पड़ सकते हैं जी, चत्ते से पड़ जाए, वो सब आ सकते हैं जी। लेकिन जो डेंगू का जो मेन खतरा है वो पानी की कमी, खून नसों के अंदर बहता खून का पानी बाहर आ जाता है, बहते खून में कमी, और उसके वजह से ब्लड प्रेशर गिरता है। ये मुख्य मूल कारण है जो डेंगू मारता है। खून बहने से नहीं मरते डेंगू से। तो क्या इस समय पानी ज्यादा पीना, इंटेक करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। हाँ, जो जीका है, जीका में तो कोई भी खतरा नहीं है, कोई मरता नहीं है जीका से। जैसे कि अभी बताया गया कि गर्भवती प्रेग्नेंट विमेन को थोड़ा खतरा हो सकता है अगर पहले 3 महीने में हुए। संकट यह है कि जो मच्छर जीका करता है, जो कि मारेगा नहीं हमें, वो ही डेंगू फैलाता है। तो अगर जीका आया तो डेंगू भी आया, और डेंगू मार सकता है 1% एडल्ट्स को, बड़े लोगों को। आमतौर पे बड़ों को भी ये मारता नहीं है। अगर ठीक टाइम पे अस्पताल जाएं, आप हर मुमकिन है कि आप बचेंगे। बच्चों में अलग बात है, वहां थोड़ा खतरा होता है। कोरोना वायरस जो है वो जब गंभीरता की तरफ जाता है तो उसमें खांसी, सूखी खांसी, सांस का फूलना, और बुखार तो है ही, बुखार और गले में दर्द वैसा ही रहता है, लेकिन जो सूखी खांसी है वो बढ़ती जाती है, और सांस का फूलना शुरू हो जाता है। और अगर आप ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे बताया गया था चेक करेंगे पल्स मीटर से, तो उसमें भी गिरावट आ सकती है। तो बढ़ती बीमारियां, कोविड सांस की तरफ जाती है, लंग्स की तरफ, डेंगू खून में पानी की कमी की तरफ उग्र जाती है, और जीका वहीं का वहीं रहता है, कोई खतरा नहीं करता। बिल्कुल। डॉक्टर एस एम रहेजा जी, जैसे कि जब हम जीका की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जीका को लेकर या डेंगू को लेकर जागरूकता की बात कर रहे हैं, शहरों में तो फॉगिंग हो जाती है, केमिकल का छिड़काव भी कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम गाँवों की बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के आसपास नाली में अगर पानी जमा है, वहाँ के कहीं अगर आसपास पोखर में कोई तालाब में छोटा तालाब है, गड्ढा है, वहाँ पर पानी जमा है, तो वहाँ के लोग क्या शुरुआती तौर पर बचाव कर सकते हैं, क्या छिड़काव कर सकते हैं? पुराने ज़माने में कहा जाता था कि मिट्टी का तेल, जिसे हम लोग घासलेट ऑयल बोलते हैं, उसका छिड़काव लोग कर दिया करते थे। अब क्या बचाव किया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 68% जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, वो गाँवों में रहती है। वो गाँव में रहती है, और गाँवों में अक्सर देखा है कि पानी इकट्ठा हो जाता है नालियों में और इधर गड्ढों में, पिट्स में। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप नालियों को सफाई रेगुलर कराएं,
और जितना भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसको रेगुलर अगर हटवा दें तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ पे आप पानी को नहीं हटा सकते हैं तो उसमें आप तेल डालिए। ऑयल डाल दें। मिट्टी का तेल उपलब्ध है गांवों में, दिल्ली में तो मिट्टी का तेल बैंड है। पेट्रोल डाल सकते हैं, डीजल डाल सकते हैं, मोबिल ऑयल डाल सकते हैं, या किसी भी प्रकार का ऑयल डाल सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो मच्छर है इसके जो लार्वाज हैं, क्योंकि मच्छर का जब डेवलपमेंट होता है तो एक अंडे से मच्छर बनने में 7 से 10 दिन लगते हैं। जी। तो इसलिए हम कहते हैं हफ्ते में एक बार, मिनिमम वंस इन ए वीक आप इस चीज को पूरा सर्वे करिए। 10 मिनट जरूर दीजिए, आप एक दिन फिक्स कर लीजिए, संडे को या सैटरडे को। और इसमें जो ग्राम समिति है उसका भी अहम रोल है कि वो जागरूकता क्रिएट करे। सरकार तो अपना कार्य कर रही है, दूरदर्शन भी अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से जागरूकता क्रिएट कर रहा है, लेकिन नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, क्योंकि जो ग्राउंड पे काम होना है वो पेरिफेरी पे, ग्रास रूट लेवल पे वो एक आम आदमी ने करना है। उसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि सरकार हर एक व्यक्ति के घर के अंदर जाकर पानी का नहीं देख सकती कहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, ये तो आपको खुद ही देखना है। और आप खुद तभी देखेंगे जब आपके अंदर जागरूकता होगी, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, आपके अंदर एटीट्यूड होगा और आप उसको जिसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हफ्ते में 10 मिनट भी यदि लगाते हैं, कहीं भी एक पानी रुका हुआ है उसको आप हटा दीजिए, बर्तन को, जैसे पक्षियों को पानी डालते हैं आप, हफ्ते में उस बर्तन को आप हफ्ते में कम से कम एक बार पानी को पूरा मिट्टी में उड़ेल दीजिए और उसको बर्तन को साफ करके रगड़ के दोबारा पानी भरिए। क्योंकि यदि आप सिर्फ पानी को उड़ेलते हैं और दोबारा पानी भरते हैं और बर्तन को रगड़ते नहीं हैं तो क्या होगा, जैसे आपने पानी को हटाया, इसके जो अंडे हैं, लार्वाज हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर आप पानी डालेंगे फिर ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि ये जो लार्वाज हैं इनको आगे ब्रीड करने के लिए, आगे प्यूपा में जाने के लिए, अगली स्टेज की डेवलपमेंट के लिए ये पानी की सरफेस के नीचे रहते हैं जहाँ से उनको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम तेल डालेंगे तो ऊपर एक लेयर बन जाएगी ऑयल की, जिससे कि जो आप पानी का सरफेक्टेंट है, सरफेस टेंशन है, वो खत्म हो जाएगी और ये एकदम नीचे ड्राउन कर जाएंगे। तो जितने भी उसमें प्यूपा लार्वा होंगे सब खत्म हो जाएंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है। इसके अलावा कुछ एक दवाइयाँ भी दी जाती हैं एमसीडी के द्वारा, पाउडर, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि सरकार सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। मच्छर के पनपने से बचिए, मच्छर के काटने से बचिए, घर के अंदर, घर के आसपास सफाई का ध्यान रखिए। ये एक जन आंदोलन, एक जन भागीदारी की तरह हमने लेना है। और ये मैंने देखा कि हमने दिल्ली में स्कूल के बच्चों के अंदर डेंगू के लिए जागरूकता पैदा करी और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा कि बच्चे ज़्यादा परसेप्टिव हैं, ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, ज़्यादा ओबीडियंट हैं। तो यदि आप टीनेजर ग्रुप के बच्चे जो 6ठी से 11वीं क्लास के हैं उनको आप अच्छे से इसके विषय में बताएंगे और वो घर में जाके पेरेंट्स को, भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये एक इट कैन बी ए बिग स्टेप अहेड। सबको मिलजुल के करना है, बिल्कुल, सबको मिलजुल कर इस समस्या से निपटा जा सकता है। पानी का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के लोग हैं वो छिड़काव भी कर सकते हैं, किसी भी तेल का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज, फॉगिंग जो है, हम हमेशा से कहते आए हैं फॉगिंग इज द लास्ट रिसोर्ट, क्योंकि फॉगिंग के अंदर जो केमिकल्स यूज करते हैं, पायरिथ्रम और वो सब, वो हानिकारक हैं। दूसरा, एनवायरमेंट पोल्यूशन करते हैं। दिल्ली में आप देख सकते हैं, शहरों में आजकल वैसी पोल्यूशन लेवल अधिक है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, जो फॉगिंग है ये एडल्ट मॉस्किटो को नॉक डाउन करेगा। जो भी हवा में मच्छर उड़ रहे हैं या जो हवा के अंदर है, एडल्ट मॉस्किटो में, उनको ये नॉक डाउन कर देगा, उनको खत्म कर देगा। लेकिन यदि फिर 7 दिन के अंदर, 7 या 10 दिन में अंडे से फिर मच्छर पैदा हो जाएंगे तो इट इज बैक टू स्क्वायर। तो प्राइमरी अप्रोच हमारी फोकस रहना चाहिए कि घर के अंदर, घर के आसपास, घर के ऊपर, छत में हम पानी ही न जमा होने दें, पानी इकट्ठा, बिल्कुल पानी इकट्ठा ना होने दें। हाँ। और अगर बहुत ही जरूरी है तभी हम फॉगिंग करवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव सूद जी, एक सवाल है फेसबुक के माध्यम से, दिनेश कुमार इसी से जुड़ा वो सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या जीका वायरस के लिए अभी तक कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं? देखिए, जहां तक जीका वायरस की बात है, इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, इसकी कोई मेडिसिन एज सच उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात जो आपने वैक्सीन की कही, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ना किसी वैक्सीन की डेवलपमेंट चल रही है जीका वायरस के लिए। और इसलिए आप
आपको जो सावधानियां बताई जा रही हैं वो ही सबसे बड़ा इसको कंट्रोल करने का रूल है और प्रिवेंट करने का रूल है, जिसको हमको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है और अपनी एनवायरनमेंट के अंदर उसकी देखभाल करनी है और उसी से हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। एक सवाल और आपसे है, अंजनी कुमार जी हैं, कानपुर से ही हैं। वो पूछते हैं कि उनके परिवार ने दोनों टीके कोविड के लगवा लिए हैं। वो पूछना चाहते हैं जीका कैसे फैलता है और क्या अभी भी उनके कोविड का टीका तो उन्होंने लगवा लिया, क्या वो संभावना है कि उनको जीका हो सकता है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोविड के जो दोनों टीके लगा दिए बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है और उससे आपको कोविड से या तो डिजीज होगी नहीं, और अगर कब किसी वजह से हो भी गया या कोई नया स्ट्रेन आ गया, ऐसी संभावना है कि बहुत माइल्ड इसकी डिजीज होगी। और जहां तक जीका की बात है, कोविड के वैक्सीन से जीका का प्रिवेंशन नहीं होता और जीका की सावधानियां जो आपको बताई गई हैं वो आपको फॉलो करनी है और आपको मच्छरों से बचाव सबसे बड़ा बचाव है। और अगर किसी को प्रेग्नेंट लेडी को अगर जीका वायरस का जैसे लक्षण आते हैं तो उसके लिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि वो जीका वायरस बच्चों में ट्रांसमिट हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। एक फोन कॉलर हमारे चेन्नई से जुड़े हैं, उषा प्रजापति जी। उषा जी, आप सवाल पूछ सकते हैं जी। सर नमस्ते सर, मेरा नाम उषा प्रजापति है। मैं चेन्नई से बोल रही हूँ, तमिलनाडु से सर। जी सर एक्चुअली मेरा सवाल ये वैक्सीन के लिए है, बच्चों की जो वैक्सीन है उसके लिए है। अभी यहाँ पे छोटे बच्चों का स्कूल ओपन हो रहा है 10 को, तो सर मुझे वैक्सीनेशन हुआ नहीं है तो बच्चे को भेजने में बहुत डर लग रहा है। तो सर एक बेटा मेरा 17.5 ईयर्स का है, तो एक सवाल तो ये है मेरा कि जो बच्चा मेरा 17.5 ईयर्स का मेरा बेटा है, इसको मैं क्या बड़े वाली एडल्ट वाली वैक्सीन लगवा सकती हूँ क्या, और कब तक आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन, बस यही पूछना था सर। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर अनिल जी। बेटी मेरी 12 साल की है सर। 2 सवाल हैं इनके, डॉक्टर अनिल जी। बच्चों की वैक्सीन अब आने ही वाली है, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर उम्मीद है आ जाएगी। दूसरा, स्कूल में जाते हुए बच्चों को अगर कोविड की बीमारी हो भी गई तो वो इतनी गंभीर नहीं होएगी। वो आम तौर पे बहुत हल्की बीमारी होती है और बड़े जो हैं, हम लोग जो हैं, हम में जब कोविड होता है तो संभावना है कि ये खतरनाक रूप धारण कर ले, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है। सो बच्चे तो सेफ हैं अपनी जगह, तो उनको स्कूल भेजिए। आप जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए, और जब तक वैक्सीन नहीं लगवाते, प्रोटेक्शन आपको करना है, एडल्ट्स को, जो बड़े लोग हैं, मास्क और वही जो है घर पे फिर आपको मास्क पहनना पड़ेगा जब तक वो आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कर सकते। बच्चे को स्कूल जरूर जाने दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। उसको अगर वैक्सीन नहीं भी लगता है अभी, कोई खतरा नहीं है। आप बचिए, वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाइए। डॉक्टर राजीव सूद जी, अगर बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से जब वापस घर आता है, तो माता पिता की क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती, क्या क्या वो नॉर्म्स अपना सकते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि स्कूल वो रोज जा रहा है, रोज वापस घर आ रहा है? जी देखिए, आपको एक बात ये दर्शकों को आपके माध्यम से बतानी जरूरी है कि बच्चों में हो सकता है सिम्टम्स ना हो या सिम्टम कम हो। इसमें हमारे ACE2 इनहिबिटर्स, ये रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो बच्चों में कम होते हैं। सबसे ज्यादा पुरुषों में होते हैं, उनसे कम लेडीज में होते हैं और उससे बहुत कम बच्चों में होते हैं। इसीलिए ये पहली वेव्स में ये माना गया था कि बच्चों को संक्रमण बहुत कम होगा, पर बच्चे कैरियर हो सकते हैं। वो वायरस जब स्कूल में जाए तो दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं और कई बार वो सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। जैसे 10% लोगों को स्प्रेडर हो गए अगर बच्चे, तो वो पूरी कम्युनिटी में, और बच्चे चंचल होते हैं, वो दूसरे लोगों में भी इसको वायरस को फैला सकते हैं। तो पेरेंट्स का ये एक बिल्कुल जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको सिखाएं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। घर में आए, हैंड हाइजीन सबसे पहले, उसके बाद वो अपने कपड़े, अपने बाल, अपना अगर शावर ले पाए साबुन से स्पेशली तो ज्यादा अच्छा है। और बच्चों को मिक्स होने से पहले सबसे ये सारी सावधानियां बरतनी है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा बच्चों को सिखाने की जरूरत है, क्योंकि उनमें सिम्टम्स कम होंगे और स्प्रेड करने की ताकत ज्यादा होगी। और एक और बात कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है,
एडल्ट सब वैक्सीनेट हो गए हैं। आप जर्मनी वगैरह यूरोप में जहाँ दूसरी अब ये एक और नई वेव की WHO वार्निंग दे रहा है, वहां पे 50% के करीब लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, पर बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आती है तो बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। बच्चों को मैनेज करने के इक्विपमेंट भी कम है हॉस्पिटल्स में, उन सब की भरपाई और उन सब का तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। और अभी तो WHO ने एक वार्निंग भी दे दी है, WHO इसने यूरोप ने स्पेशली, कि एक और वेव आने के चांसेस, और अगर आई तो 5 लाख के करीब डेथ्स हो जाएंगी। और भारत में भी जो अभी आपको मालूम है कि जो अभी रिसेंटली दिवाली और उससे पहले दुर्गा पूजा के करीब और ईद के करीब जो स्पॉट आया था, उसमें अभी तो लेटेस्ट जो है वो 83% मोर्टेलिटी मतलब डेथ्स बढ़ गई। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। और बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना, बच्चों का देखभाल करना, बच्चों को बच्चे बहुत दिनों के बाद निकले हैं अपने घरों से, अगर वो स्कूल्स जाते हैं और अपना सारा एक्टिविटी में आते हैं, वो क्लासेस में इकट्ठे बैठे होंगे। अगर 40 का क्लासरूम है या 50 लोग बच्चों का क्लासरूम है, वहाँ स्पेसिंग करने में भी हो सकता है दिक्कत हो। तो हमको बहुत ही ज्यादा मास्क हमारा एक हथियार होगा, और हैंड हाइजीन बच्चों के लिए, ये दो चीजें तो बहुत ही जबरदस्त जरूरी हैं जो सबको सिखाने की जरूरत है। कुल मिलाकर जो स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर एस एम रहेजा जी, जिस तरीके से राजीव जी ने कहा कि बच्चे जो है स्प्रेडर का रूप ले सकते हैं, करियर के रूप में हो सकते हैं कि वो कोरोना से प्रभावित हो और घर आए, तो क्या उन लोगों के या उन परिवारों में ज़्यादा चुनौतियां हैं जहां पर कोई बुजुर्ग है या फिर पहले से कोई बीमार व्यक्ति घर में मौजूद है? ऐसे में वहां ज़्यादा जागरूकता और सुरक्षा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, रोज घर आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, हमने ये देखा है कि कोविड-19 की बीमारी जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसमें कि बूढ़े व्यक्ति, 60 साल से अधिक, प्रेग्नेंट वुमेन, डायबिटिक, कार्डियक पेशेंट, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनोस्प्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट, क्रॉनिक लंग डिसीज के पेशेंट, COPD अस्थमा के पेशेंट, क्रॉनिक लीवर डिसीज के पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट, जो भी ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी कम है, एक तो उनमें कोविड-19 का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, और यदि इन्फेक्शन होता है तो सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज होने के चांसेस बहुत अधिक हैं, और मॉर्टेलिटी का चांस भी अधिक है। तो आवश्यक है कि हम ऐसे ग्रुप को नंबर 1 वैक्सीनेशन, सरकार के द्वारा इसको प्रायोरिटी पे किया गया, आपने देखा, तो वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए आप, ऐसे ग्रुप वाले व्यक्ति। यदि कोई लेफ्ट आउट है तो प्लीज गेट इट डन ऑन ए फास्ट ट्रैक। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, जैसे आपने बताया कि बच्चों के अंदर साइन सिम्टम कम होते हैं, लेकिन वो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, साइलेंट स्प्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि जो भी वैक्सीन हम देखते हैं वो इन्फेक्शन तो हो जाता है लेकिन साइन सिम्टम नहीं आते। ऐसे ही बच्चों के अंदर भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उसके अंदर साइन सिम्टम ना हो या बहुत ही हल्के लक्षण आए। तो बच्चा यदि घर में अपने दादा से, नाना से, ऐसे हाई रिस्क ग्रुप वाले व्यक्ति से मिलेगा तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं। तो जरूरी है कि बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं तो हमें चाहिए कि बच्चों को सिखा के भेजें, उनको मास्क लगाने की प्रैक्टिस कराएं, उनके साइज का मास्क, क्योंकि बच्चे का मुंह छोटा होता है, आजकल हर एक साइज का मास्क अवेलेबल है, और उनको बताएं कि मास्क को अच्छे से लगाना है और मास्क लगाने की प्रैक्टिस अवश्य कराएं, क्योंकि बच्चे को स्कूल में यदि लंबे समय तक मास्क लगाना पड़ेगा तो कई बार क्या होता है कि आपने मास्क लगाया, फिर 10 मिनट में उतार के यहाँ नीचे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, नीचे हाथ में पकड़ लिया, फिर दोबारा लगा लिया, तो इन सब से आप इन्फेक्शन को रोक नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना है कि मास्क अच्छे से लगाएं, और घर में मास्क लगाने की प्रैक्टिस जरूर कराएं उनको, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। और आई, क्योंकि ये 3 प्रवेश द्वार है वायरस के, आंख, नाक और मुंह, तो यदि आप तीनों को कवर कर लेते हैं तो दिस आई ऑलवेज कॉल्ड एक सोशल वैक्सीन। आप इसके जरिए वायरस का अपने शरीर में प्रवेश रोक सकते हैं, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव मोड ऑफ प्रिवेंशन। और बच्चों में या जैसे कि वैक्सीन अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे ही है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन तब तक हमें सोशल वैक्सीन या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना, अननेसेसरली अपनी आँख को, मुंह को
नाक को हाथ से ना छूना, और डोर हैंडल, कंप्यूटर को कम से कम छुएं, अपने सेल फोन को शेयर कम से कम करें। बच्चे यदि खाना खाते हैं स्कूल में तो थोड़ा दूर बैठ के खाएं। माँ बाप को चाहिए कि वो खाना और पानी पैक करके दें प्रेफरेबली, और उनको समझा के भेजें कि बेटा क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और हैंड हाइजीन, हाथ धोते रहें प्रेफरेबली। हाथ को साबुन पानी से धोना बेस्ट वे है। यदि आप वैसा नहीं कर पाते तो एनी सैनिटाइजर विच कंटेन्स मोर देन 60% अल्कोहल, कोई भी सैनिटाइजर में 60% से अधिक अल्कोहल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीका है। और इसके अलावा जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं, मैं तो बिल्कुल। जो ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं काम पे, सभी की ड्यूटी बनती है कि घर में हाई रिस्क वाले जो ग्रुप है उनसे वो जब भी आए घर के अंदर हाथ धोएं, अपना मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके तभी उनसे मिलें। दैट इज द आइडियल वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। और ये एक टीम वर्क है, दूरदर्शन के द्वारा, हर एक मीडिया के द्वारा जागरूकता बहुत अच्छे से क्रिएट कर दी गई है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का समय है। बस इसमें हमें घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत जागरूकता से, के साथ आगे बढ़ना है। करेज के, रेजिलियंस और करेज के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल जी का ऑफिस जाने वाले लोगों से जुड़ा एक सवाल है, फेसबुक के माध्यम से ही पूछा जा रहा है। गोविंद जी हैं राजस्थान से, वह सवाल पूछते हैं फेसबुक के माध्यम से कि इनको रोज ऑफिस जाना होता है। ये पूछते हैं, कहते हैं कि हमको रोज ऑफिस जाना है, सर्दी जुकाम है, टेबल कंप्यूटर ऐसे में बार बार छूना पड़ रहा है, नाक में सरसराहट होती है तो बार बार हाथ नाक की तरफ भी जाता है, वो भी टच होता है ऐसे में। और ये भी कह रहे हैं कि मास्क ज़्यादा देर नहीं लगा पाते क्योंकि मास्क ज़्यादा देर लगाते हैं तो उनको खांसी आने लगती है। ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? कार्यालय भी रोज़ जाना है, ऑफिस भी रोज़ जाना है, जुकाम है तो नाक में सरसराहट भी होती है, मास्क लगाते हैं तो उन्हें खांसी भी आती है। ऐसे में वो कैसे बचाव कर सकते हैं? जैसा अभी बताया कि हाथ, ये जो हो इनको शायद कोविड नहीं है, या तो ये एलर्जी है या एयर पॉल्यूशन से नाक में थोड़ा वो आ गया है इन्फ्लेमेशन, और या फिर इनको जो जुकाम वाले वायरसेस भी आजकल ज्यादा चल रहे हैं, वो कोई वायरस लग गया है। कोई भी इन तीनों में से हो सकता है। तो एक तो दवाई होती है जो ये डॉक्टर से ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक, जिससे नाक सूख जाती है रात को सोने के पहले एक गोली लेने से, वो ले लें। ठीक है। दूसरे स्टीम, भाप नाक में ले, दूसरी चीज। और अगर जहां तक हो मास्क पहने, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन की दर भी बिल्कुल बढ़ा हुआ है, 300 400 के ऊपर है, 400 500 यानी सब में अपर बाउंड पर है, 400 to 500 AQI। तो N95 लगा के बाहर जाएं तो डबल प्रोटेक्शन है कोरोना से भी, और ज्यादा इस वक्त जो महत्वपूर्ण चीज है वो पॉल्यूशन से भी इनको बचाव मिलेगा उससे। जितना हो सके पहने रखें। उसके अलावा ये हाथ साफ करते रहें। तो अपने जेब में ये छोटा एक पॉकेट सैनिटाइजर रख लें, छोटी बॉटल वाला। तो जब कुछ छुएं या नाक छुई जैसे उसको छूने के पहले अपना कर ले। और टिश्यू पेपर रखें, टिश्यू पेपर या कोई रुमाल, और इसको टिश्यू पेपर भी ठीक जगह पर इसको डिस्पोज ऑफ करें, और रुमाल है तो उसको धो लें रोज। तो हैंड सैनिटाइजर जो जेब में रखें, मास्क जितना हो सके पहने। उसके अलावा जुकाम का इलाज है, भाप और एक गोली होती है एंटी एलर्जिक, जो रात को एक गोली लेनी होती है, वो डॉक्टर से ले लें। और N95 जरूर पहने बाहर जाते हुए, क्योंकि पॉल्यूशन से भी उससे मतलब सावधानी ही बचाव है। जब भी बाहर निकले सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, और ये जरूरी है कि आप अलर्ट मोड पे रहें। डॉक्टर राजीव सूद जी, जैसे प्रदूषण की बात कर रहे हैं, दिवाली जैसा त्यौहार निकला है, वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 1 नवंबर में कुल 86 कंटेनमेंट जोन थे, पर आज इनकी संख्या 116 हो गई। क्या आपको लगता है कि वायु प्रदूषण के चलते कोरोना की संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। पॉल्यूशन के टाइम आपने देखा होगा कि अपने जो पिछले 2 साल हैं उसके अंदर भी ये कोरोना के केसेस बढ़े थे। पॉल्यूशन के अंदर जो आपके पार्टिकुलेट मैटर होता है वो आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग की नीड है उसको बढ़ा सकता है। और ये जो अगर ये जो वायरस है ये उन कणों पे बैठ जाए तो ये ज्यादा दूर तक जा सकता है, ये जो इन्फेक्शन है। और पॉल्यूशन से हमारे लंग्स पे भी इफेक्ट होता है। पॉल्यूशन से हमारे को वायरस फैसिलिटेट होता है स्प्रेड होने के लिए। पॉल्यूशन अभी और बढ़ने वाला है जब पैडी बर्निंग होगी, खेतों के अंदर आसपास फसलें हैं उनकी पैडी वगैरह का जो अनकंट्रोल्ड उसको जलाया जाएगा। और ये एक डेंजरस टाइम है जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ेगा आपका कोरोना के केसेस। और अभी
हम लोगों ने जैसे बाकी कंट्रीज ने जो डेल्टा है वो तीसरी वेव में झेला था, हम लोग इसको दूसरी वेव में झेल चुके हैं और वही चल रहा है अभी, और इसलिए हमारी दूसरी वेव ही कंटिन्यू हो रही है और इसलिए हम लोग थोड़े बचे हुए हैं। अगर ये डेल्टा प्लस जो आ गया था, कुछ स्पोरेडिक केसेस आए थे और वो ज्यादा नहीं फैला है, अगर वो नहीं फैलता है तो बहुत अच्छा है, अभी तक नहीं फैला है। पर अगर ये कोई वेरिएंट आ जाता है और वो इस पॉल्यूशन के साथ और ऐड होके हमको बहुत हैवक कर सकता है, थर्ड वेव ला सकता है। इसलिए प्रिकॉशंस जो हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है और उसी से बचा जाएगा। वैक्सीन बहुत हेल्प कर रही हैं और वैक्सीन अगर नहीं लगाई है जिसने, वो इमीडिएटली अभी भी लगा ले। और तीसरी चीज तो ये है कि आपको दवाइयां भी आ गई हैं आप कोविड की मार्केट में, जो पहले नहीं थी, जो जिनको वायरोसाइडल दवाइयां बोलते हैं, वायरस को किल करने वाली दवाइयां जी, वो भी अब कॉकटेल्स अवेलेबल होंगी। पहले तो कंजर्वेटिव वो था एक दवाई की, आप क्लोरोक्विन ले लो, आइवरमेक्टिन ले लो, या कोई भी दवाई ले लो, स्टीरॉइड से आप सिम्टम्स खत्म कर लो। स्पेसिफिक दवाइयां नहीं थी जो कि अब मार्केट के अंदर अप्रूव हो रही हैं। तो हमारे पास अच्छी सिचुएशन है कंट्रोल करने की। हमारा पेंडेमिक जो एंडेमिक की स्टेज ले चुका है, उसको हम दोबारा पेंडेमिक ना बनने दें, थर्ड वेव ना आए, उसकी तरफ हमको अगर टारगेट करना है तो हमको अपना मास्क पहनना बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन की जो खतरा है उसके साथ, उससे दोनों बचेंगे। आप पॉल्यूशन से भी बचेंगे और आप कोविड से भी बचेंगे और आप बाकी के जो इन्फेक्शंस होते हैं इस सीजन में उनसे भी बचेंगे। तो इसलिए हमको जो ये मास्क है हमारी, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये सोशल वैक्सीन है, वैक्सीन तो आप लगा ही रहे हैं, और डॉक्टर रहीजा ने बताया कि आपको सोशल वैक्सीन ऐड कर लेंगे तो आपको कोरोना का डर खत्म होगा। और कोरोना क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी भी ऑलमोस्ट आ रही है और हमारा जो सीरो प्रिविलेंस है वो 90% को भी क्रॉस कर गया दिल्ली में, और बाकी स्टेट्स में भी यही स्थिति है कि ऐसा हो चुका है। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुली रहना है, इससे पहले कोई नया वेरिएंट आ जाए, इससे पहले कि थर्ड वेव आ जाए, हमको इसको हमें सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। एसएम रहीजा जी, जब हम हाँ जी। वायु प्रदूषण से कोरोना के प्रसार की बात करते हैं तो क्या उन जगहों पर ज़्यादा कोरोना वायु प्रदूषण में रहता है जहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है, और ऐसे में अगर कोई पहले से कोई बीमारी से ग्रसित है तो ये दोहरी मार होगी उसके ऊपर? हाँ, डेफिनेटली। जैसे डॉक्टर सूद ने बताया कि वायु प्रदूषण के साथ ये वायरस हवा में ज़्यादा समय तक रह सकता है, क्योंकि जितने भी आपके 2.5 माइक्रोन पार्टिकल्स हैं ये सस्पेंडेड रह सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि इस समय विंड स्पीड भी कम है, हवा कम चल रही है, हवा भारी है, टेम्परेचर कम हो रहा है, और इसलिए सरफेस की तरफ ज़्यादा आती है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कॉकटेल बनने के बाद वायरस, एयर पोल्यूशन एंड लो विंड स्पीड, एंड पर्टिकुलरली सर्दियों में लोग ज़्यादातर क्लोज एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, इंडोर। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक कॉकटेल है जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए बार बार हम ये समझा रहे हैं कि इस समय आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क अवश्य लगाएं। जैसे डॉक्टर सूद ने बताया कि मास्क लगाने के प्रियोट्रॉपिक बेनिफिट हैं, कोविड-19 से बचाएगा, एयर पोल्यूशन से बचाएगा, सीजनल इन्फ्लुएंजा जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं उससे बचाएगा, साधारण कॉमन कोल्ड के वायरस से बचाएगा, जो इस समय वायरल फीवर चल रहा है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाता है उससे बचाएगा, निमोनिया से बचाएगा, ट्यूबरकुलोसिस से बचाएगा। तो जितनी भी एयरबॉर्न बीमारियां हैं जैसे कि एलर्जी है एयर के थ्रू, उससे बचाएगा। तो एक सिर्फ मास्क जो है हमारे लिए ऐसा एक बैरियर है, जो कि ऐसा प्रोटेक्शन है ढाल की तरह से हमारे लंग्स के और हमारा जो अंदर का सिस्टम है और बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में ये ढाल की तरह काम करता है। तो हमें इस बात को समझना है कि आप जब भी घर से बाहर जाएं इस ढाल का यानी कि मास्क का प्रयोग जरूर इस्तेमाल अवश्य करें। आदत डाल लीजिए इसकी आप, क्योंकि हमें अब न्यू नॉर्मल में रहने की आदत डालनी ही है। हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम भी 8-8 घंटे मास्क लगाते हैं, हम तो N95 लगा के काम करते हैं। तो क्योंकि हमें तो वहाँ सीधा डायरेक्ट पेशेंट से कई बार इंटरेक्शन हो जाता है। तो हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बच्चों को भी आप प्रेरित करिए, क्योंकि बच्चों को मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। इस लॉकडाउन में कोविड-19 की वजह से बच्चों ने सबसे अधिक सफर किया है। एक तो उनकी आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि वो बाहर खेलने जाते हैं, बातें करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं।
चंचल स्वभाव के होते हैं, और दूसरा उनको आपको मास्क लगाने की जो प्रैक्टिस करानी है, ये एक मैराथन वाला काम है, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। तो आप उनको घर में ज़रूर मास्क लगाने की प्रैक्टिस करवाइए, ये बहुत ही एक अहम इम्पॉर्टेंट अनिल जी, पॉइंट है। जब हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो ऐसे में क्या उनके लिए ज़्यादा चुनौती है जिनको लंग्स की बीमारी है, अस्थमा है, सांस की बीमारी है, अगर ऐसे में उन्हें दोबारा कोरोना हो जाता है तो क्या गंभीरता और बढ़ जाएगी? गंभीरता और बढ़ जाएगी, बिल्कुल। ये बात स्थापित हो चुकी है। इटली नामक जो देश है यूरोप में, उसके दो भाग, नॉर्थ ऊपरी और नीचे साउथ। जी। तो जब वहाँ पॉल्यूशन फैला तब उन्होंने ये पाया सर्वे में कि जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा था ऊपरी भाग में, लैपटॉप वहाँ कोरोना की भी खतरनाक संभावना, जोखिम में डालने वाली स्थिति 15% ज्यादा थी बनिस्बत उस इलाके की साउथ में जहाँ की पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन कम था। उसके बाद बहुत और इस तरह से स्टडी करी और उसमें ये पाया गया कि 1 यूनिट यानी 1 माइक्रोग्राम जो P2.5, P2.5 वाला जो है खतरनाक पार्टिकल पॉल्यूशन में, जो अभी बहुत ज्यादा है इस वक्त, वो 1 माइक्रोग्राम की बढ़ोतरी से करीब 8% संभावना खतरे की तरफ जाती है, इशारा करती है कोविड अगर हो जाए किसी को। और यही नहीं, बढ़ते पॉल्यूशन के साथ हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, जो लकवा स्ट्रोक, वो भी बढ़ जाता है। और जिसको सांस की बीमारी या हार्ट फेलियर की लंबी बीमारी है, उन पे वो भी जोखिम में पड़ते हैं। तो घूम फिर के पॉल्यूशन से बचना है। बार बार कहा गया अभी N95 इतनी सारी चीजों से एक साथ एकमात्र उपाय है बचने का। बिल्कुल। राजीव जी, क्या घर में भी अब मास्क लगाने का समय आ गया है, क्योंकि पराली की समस्या बढ़ेगी, जैसे अभी दीपावली त्यौहार हुआ, उसके बाद वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई, तो क्या आपको लगता है कि जो बुजुर्ग हैं या जो उम्रदराज लोग हैं वो घर में भी मास्क लगाएं तब ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि पहले कार में जाने के लिए जब हम बोलते थे मास्क की जरूरत नहीं, अगर आप अकेले कार में जा रहे हैं तो भी मास्क लाने की जरूरी है और उस पर जुर्माना भी दिया गया है। अभी उसके अंदर भी एक क्लोज्ड एयर कंडीशनिंग चलता है, तो आपको मास्क लगाने की जरूरत है घर में भी, अगर आपको पूरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। सिर्फ आप खुली जगहों पे, जहाँ पे बिल्कुल आप एक उसमें जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, उसमें एक रिलैक्सेशन सोचा गया था, पर अब इस मौसम में जब पॉल्यूशन भी है, हैवी एयर भी है, विंड स्पीड जैसा बताया वो भी कम हो रही है, अभी तो मास्क इन महीनों में तो बहुत जरूरी है अगर आपको नेक्स्ट वेव को रोकना है और आपको कोरोना को रोकना है। दोनों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है मास्क। बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर एस एम रहजा जी, जब हम वैक्सीनेशन की बात अगर हम करें, टीकाकरण की बात करें, तो 108 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हो गया है टीकाकरण अभियान के तहत, लेकिन अभी देखने में आ रहा है जब हम सेकेंड डोज पे जाते हैं तो उसका प्रतिशत अभी भी काफ़ी कम है। आपको लगता है कि एक बार फिर से लोगों के प्रति लोगों में संवाद बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि वो सेकेंड डोज के लिए कम से कम वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे और दूसरी डोज जरूर लगवाएं? हाँ, डेफिनेटली हमें ये समझना है कि कोविड-19 की दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद हमारे शरीर के अंदर ऑप्टिमम लेवल ऑफ इम्यूनिटी डेवलप होता है। आई रिपीट, वैक्सीन की सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का लेवल ऑप्टिमम बनता है, जो कि हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन देगा। यदि आपने 1 डोज लगवाई है तो आप प्लीज सेकेंड डोज समय अनुसार, जो भी आपको तारीख दी गई है, डेट दिया गया है, आप अवश्य लगवाइए। खुद को सुरक्षित करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जरूरी है जो वैक्सीन आपने पहली डोज लगाया वही सेकंड डोज लगेगा। कोवैक्सीन का सेकंड डोज 4-6 है और कोविशील्ड का 12। कुल मिलाकर टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। दोनों सरकार ने, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि सरकार ने 108 करोड़ वैक्सीन इतनी लार्ज संख्या में मुफ्त में उपलब्ध कराई। उसके लिए सिरिंज, नीडल, स्टाफ, पूरा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड चेन को मेंटेन करना, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, सभी को पूरा ट्रेन करके
इतने ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स में, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, वहाँ पर भी वैक्सीन उपलब्ध कराई है। तो हमें ज़रूरी है कि हम सरकार के द्वारा बिल्कुल। इस फैसिलिटी का पूरा फायदा उठाएं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि दोनों वैक्सीन भारत में बनाई जा रही हैं, मेड इन इंडिया और गिवन इन इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने परिवार को बिल्कुल, protect करना टीकाकरण बहुत ही जरूरी। टीकाकरण पे कुछ और सवाल है, लेकिन एक हमारे साथ फोन कॉलर्स मुंबई से जुड़ रहे हैं, राजेश सक्सेना जी हैं। राजेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारे जो डॉक्टर विशेषज्ञ हैं। हाँ, ये मेरा सवाल ये है कि हम लोग ऑलरेडी अपना कोविशील्ड लगवा चुके हैं दोनों डोज, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आसपास और बहुत अपने पहचान में ये देख रहे हैं कि उसके बाद भी लोगों को हो गया है और कुछ कैजुअलिटीज भी हो गई हैं। तो क्या कुछ गवर्नमेंट जो है ये बूस्टर डोज के लिए नहीं सोच रही है? क्या मेरे हिसाब से तो लगाना चाहिए बूस्टर डोज। जी डॉक्टर अनिल जी, सवाल यह है कि कोविड के बाद भी इनको दोबारा कई लोगों को कोरोना हुआ और कुछ कैजुअलिटी भी हुई, तो बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, क्या बूस्टर डोज लगवाना चाहिए? बूस्टर डोज की नौबत अभी तक नहीं आई है। जो कोविड वैक्सीन के बाद भी कोविड की बीमारी हो रही है वो आम तौर पे हो सकती है, लेकिन गंभीर बीमारी या ऐसी बीमारी जो आपको आपकी मौत कर दे, आपकी जान ले ले, वो नहीं होगी। उसकी संभावना कम है लेकिन बहुत कम है। 90% से भी ज्यादा प्रोटेक्शन है मृत्यु से और सीवियर बीमारी से अगर आपने दोनों वैक्सीन ले ली हैं। लेकिन फिर भी आपको हल्की फुल्की बीमारी जरूर हो सकती है। तो बचाव बहुत है, क्योंकि आप मरने से बचे, आप अस्पताल में भर्ती होने से बचे, आप आईसीयू से बच गए, वो सब बचाव बहुत सक्षम है। 2 डोज वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन के बाद हल्की फुल्की बीमारी वैक्सीन के बाद जरूर हो सकती है। करीब 40% चांस है उसका होना। वो तो ऐसा जैसे जुकाम खांसी आम होती है और ठीक हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव सूद जी, एक सवाल है फेसबुक के माध्यम से, शांतनु है दिल्ली से ही सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फाइजर कंपनी की ये दावा सही है कि अब कोविड वैक्सीन के साथ साथ गोली भी आ गई है, गोली खाने से क्या कोरोना ठीक हो जाएगा? और वो ये बता रहे हैं कि क्या 90% तक कारगर है? देखिए, अभी तक जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं वो जो मार्केट में है वो तो आपके पास लिस्ट है, और जो अप्रूव हो रही हैं वो इंडिया में भी अप्रूव होंगी तभी दी जा सकती हैं। हमारे पास इस तरह की कोई गोली नहीं है और ऐसा दावा अभी कोई भी वेरीफाइड दावा नहीं है। और इस बारे में हमको यही मानना है कि जो 8-9 वैक्सीन इस टाइम चल रही हैं उनमें से कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हैं और उसी से आप कोरोना का प्रिवेंशन की बात कीजिए। जो गोली वाली बात है वो ऐसी कोई भी, ना तो अभी गोली आई है और ना ऐसी कोई गोली आने की संभावना लगती है। हाँ, नेजल वैक्सीन के बारे में कुछ चल रहा था, स्प्रे वाला, जो आप नाक मुंह से आप स्प्रे करके जैसे पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, ऐसी कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, वो भी अभी अप्रूव नहीं हुआ कुछ भी। तो इसलिए अभी आप अपनी वैक्सीन पे भरोसा रखें। अप्रूव्ड वैक्सीन जिनको अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनके ऊपर भरोसा रखिए और उन्हीं का को लेकर आप इसको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बिल्कुल। डॉक्टर SM रहेजा जी, जैसे हमने बात की सेकेंड डोज के को जो आंकड़ा है अभी काफ़ी कम है, उसी तरह गर्भवती महिलाओं का भी प्रतिशत अभी काफ़ी कम है वैक्सीनेशन को लेकर। पहली डोज में आपको लगता है वहाँ पर भी एक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, लोग उनको सतर्क करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है? हाँ जी, गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं और इन वैक्सीन का गर्भवती महिलाओं में फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल किया गया और ये पूरी तरह सुरक्षित पाई गई और इफेक्टिव पाई गई, पूरी तरह से सेफ एंड इफेक्टिव है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो अपने आप को वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ अवश्य लगवाएं। ये उनकी प्रोटेक्ट करेगा और साथ में गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और पूरे परिवार का ये ड्यूटी बनता है कि यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो जो बाहर व्यक्ति जाते हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो भी घर में आके प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेते हुए अपना मुंह हाथ अच्छे से धोएं, कपड़े चेंज करें और दूरी बना के रखें 2 गज की। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। आई ऑलवेज से कि हम एक मल्टी
स्ट्रॉन्ग होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे जाना। बिल्कुल, कुल मिला के वैक्सीनेशन जी। के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एटीट्यूड, नॉलेज एंड प्रैक्टिस को साथ लेते हुए, बिना घबराए, बिना किसी पैनिक के, करेज के साथ, रेजिलियंस के साथ। इस समय हमें चाहिए रेजिलियंस, क्योंकि देखिए अभी इतना समय हो गया है तो हमारे अंदर कहीं से भी थकावट नहीं आनी चाहिए। हमें ये बिल्कुल। समझना है कि ये एक लंबी मैराथन है, लंबी दौड़ है, लंबी लड़ाई है, जो हमें अभी तो कुल मिलाकर अभी better संकट position टला में नहीं, है, हमारी लेकिन हमें आपकी इसको maintain सावधानी ही करना है। हमें और एडवांटेज आपको पोजीशन को जी। हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर संकट जो है अभी टला नहीं, हमारी आपकी सावधानी हमको सुरक्षित रख सकती है। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो डॉक्टर स्पीक में आज हमने चर्चा की कि चाहे डेंगू की बात हो या चिकनगुनिया या फिर जीका जैसा जो मामला इस समय कानपुर, इंदौर या फिर प्रयागराज शहरों में बढ़ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जब हम कोविड की बात करते हैं तो उसमें सामाजिक दूरी का पालन ज़रूर करें। जब भी बाहर जाएं मास्क ज़रूर लगाएं, तभी आप और आपके आसपास लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो डॉक्टर स्पीक में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।